कहते हैं कि दौलत की चमक इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे सामने खड़े भगवान भी नजर नहीं आते। कियारा रायचंद, जिसके पास डिजाइनर कपड़ों और गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी, उसे उन महलों में घुटन होती थी। वो अपने असली रूप को छुपाकर कशिश नाम से शहर की झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी। कभी बच्चों को पढ़ाती, कभी बस्ती का कचरा साफ करती, तो कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर उन गरीबों के साथ जमीन पर बैठकर रूखी सूखी रोटी खाती। उसे इसी में सुकून मिलता था। एक दिन कशिश एक पुरानी मैली सी सूती साड़ी पहने, सिर पर पल्लू लिए बस्ती के बच्चों के साथ प्लास्टिक का कचरा और बोतलें बीनकर एक बोरे में भर रही थी। उसके चेहरे पर धूल लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कान किसी अप्सरा से कम नहीं थी। तभी वहां से विहान अपनी बाइक पर गुजरता है। विहान एक समाज सेवी संस्था के लिए काम करता था। उसकी नजर कशिश पर पड़ती है। एक लड़की जो कचरा बीन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इतनी सच्चाई और चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि विहान उसे देखता ही रह जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं काफी नदनों से देख रहा हूं आप यहां बच्चों के साथ कचरा साफ करती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश है बाबूजी। ये बस्ती मेरा घर है। यहाँ गंदगी बहुत थी, तो बस साफ कर रही हूँ। विहान को कशिश से पहली नजर में प्यार हो जाता है। महीनों तक विहान बस्ती में आता रहा। कशिश की वो टूटी फूटी हिंदी, उसका गरीबों के प्रति प्यार और उसकी सादगी ने विहान का दिल जीत लिया। कशिश को भी विहान में एक सच्चा इंसान नजर आया, जो उसे उसके रंग रूप या पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसकी रूह के लिए चाहने लगा था। एक दिन विहान ने कशिश के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। विहान कशिश का हाथ पकड़कर बोला, कशिश, मुझे नहीं पता तुम्हारा परिवार कहां है, तुम अनाथ हो या गरीब। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारी जैसी साफ दिल की लड़की मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? कशिश की आंखों में आंसू आ गए। आज तक जो भी उसके पास आया वो उसकी रायचंद वाली दौलत देखकर आया, पर विहान ने एक कचरा बीनने वाली को अपनी रानी बनाना चाहा। कशिश ने अपना सच छुपाए रखा, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या बिना दौलत के भी उसे एक परिवार का प्यार मिल सकता है। दोनों ने एक छोटे से मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर सादगी से शादी कर ली। विहान का घर एक अच्छे पॉश इलाके में था। विहान ने अपनी मां सुलोचना देवी और बहन रोशनी को फोन पर पहले ही बता दिया था कि वो शादी करके आ रहा है। सुलोचना देवी ने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया था, यह सोचकर कि उनका बेटा किसी बहुत अमीर घर की लड़की लेकर आएगा। वह बहुत खुश हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर विहान की टैक्सी रुकती है। सुलोचना देवी आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। विहान बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे कशिश भी बाहर आती है। कशिश ने एक बहुत ही साधारण सस्ती सी 200 रुपए वाली लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके पास कोई सोने का गहना नहीं था, सिर्फ कांच की लाल चूड़ियां और पैरों में सस्ती चप्पलें हैं। सुलोचना देवी के हाथ से आरती की थाली लगभग छूट ही गई। पड़ोस की औरतें मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसाने लगीं। विहान, ये कौन है और तूने ये किस भिखारन को मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया है? माँ, ये कशिश है, मेरी पत्नी। मैंने इसी से शादी की है। व्हाट? भैया, आर यू मैड? इसके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्लम से अभी अभी कचरा बीन कर आ रही हो। रोशनी, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी भाभी है। कशिश गरीब जरूर है, पर इसका दिल बहुत साफ है। सुलोचना देवी ने गुस्से में आरती की थाली जमीन पर पटक दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शर्म नहीं आई तुझे विहान? मैंने दिन रात सपने देखे थे कि मेरे घर में लाखों का दहेज आएगा, कोई अमीर घर की बेटी मेरी बहू बनेगी, और तू इस कचरा बीनने वाली को उठा लाया। अरे इसका तो रंग ढंग ही नौकरानियों वाला है। मेरे घर के मार्बल पर इसके गंदे पैर पड़ेंगे तो मेरा घर अपवित्र हो जाएगा बहू। कशिश चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चाह रही थी कि एक बार उसकी सास उसे गले लगा ले, पर उनके अंदर सिर्फ दौलत का अहंकार था। माँ, प्लीज तमाशा मत कीजिए, हम शादी कर चुके हैं। अब कशिश ही इस घर की बहू है। विहान जबरदस्ती कशिश का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है। सुलोचना देवी गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर जाती हैं। ये इस घर की नौकरानी तो बन सकती है, पर मेरी बहू कभी नहीं। आज से ये मेरे घर का सारा काम करेगी।
इसे इसकी औकात मैं दिखाऊंगी। 2 महीने बीत चुके थे। कशिश, जो असल में अरबपति कियारा रायचंद थी, इस घर में एक बंधुआ मजदूर की तरह रह रही थी। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का झाड़ू पोंछा करना, सबके लिए नाश्ता बनाना और दिन भर सास और ननद के ताने सुनना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन सुबह रोशनी सोफे पर बैठकर अपने फोन में लगी थी। कशिश उसके लिए चाय लेकर आती है। कशिश ने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, रोशनी ने जानबूझकर अपना हाथ टेबल पर मारा और चाय का कप नीचे गिरकर टूट गया। गर्म चाय फर्श पर फैल गई। आर यू ब्लाइंड? अंधी है क्या तू? देख, मेरी डिजाइनर ड्रेस पर चाय की छींटें पड़ गईं। गंवार कहीं की। सुलोचना देवी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ रोशनी? इस कलमुही ने सुबह सुबह क्या कर दिया? मॉम देखिए ना, इस कचरे वाली को चाय तक पकड़ानी नहीं आती। इसने जानबूझकर चाय गिरा दी। कशिश के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। नहीं माँ जी, मैंने जानबूझकर ना गिराई, वो दीदी का हाथ लग गया था। छटाक! सुलोचना देवी ने आगे बढ़कर कशिश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कशिश का सिर चकरा गया और वो नीचे गिर पड़ी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को झूठा बोल रही है? सड़क की भिखारन! तुझे तो मैंने अपने घर की जमीन पर सोने की जगह दे दी, वही तेरे लिए बहुत है। जा, अभी के अभी ये सारा फर्श साफ कर, और आज तुझे खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। कशिश अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछती है। वो एक अरबपति बाप की बेटी थी। अगर वो चाहती तो एक फोन घुमाती और उसका बाप इस पूरे घर को खरीदकर नीलाम कर देता। लेकिन कशिश चुप रही। उसने चुपचाप एक कपड़ा उठाया और जमीन पर बिखरी हुई चाय साफ करने लगी। उसे विहान से प्यार था। विहान उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन विहान दिन भर ऑफिस में रहता था और उसे घर के इस भयानक नरक के बारे में कुछ पता नहीं था। सुलोचना देवी और रोशनी विहान के सामने कशिश के साथ बहुत मीठा बर्ताव करती थी और कशिश भी विहान को कुछ नहीं बताती। रात का समय था। विहान अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। सुलोचना देवी, रोशनी और ससुर कैलाशनाथ खाना खा चुके थे। ससुर जी बहुत ही शांत इंसान थे। वो घर के क्लेश में कभी नहीं बोलते थे। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म हो चुका था। कुछ झूठी रोटियां और थोड़ी सी जली हुई दाल बची थी। सुलोचना देवी रसोई में आती है। कशिश सिंक में बर्तन धो रही थी। ए कशिश, ये ले तेरा खाना, इसे खाकर बर्तन धोकर ही सोना। माँ जी, ये तो जली हुई दाल है और रोटियां भी सूखी हैं। मैंने जो ताजी सब्जी बनाई थी, क्या वो थोड़ी सी भी ना बची? ताजी सब्जी? तेरे बाप ने भेजी थी क्या ताजी सब्जी जो तू खाएगी? जिस घर से तू आई है ना, वहां लोग सड़ा हुआ खाना ही खाते हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे घर की बची खुची शिकार तो तुझे मिल रही है। अपनी औकात में रह और चुपचाप इसे खा ले। सुलोचना देवी वहां से चली जाती है। कशिश उस प्लेट को देखती है। उसे अपने आलीशान बंगले की याद आती है, जहां 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे और 56 भोग बनते थे। लेकिन आज वो जमीन पर बैठकर उन सूखी रोटियों को पानी के साथ चबा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उस जली हुई दाल में मिल रहे थे। कशिश सब कुछ सह रही थी, क्योंकि वो अपने पति विहान के प्यार पर यकीन करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सुलोचना देवी के दिमाग में एक बहुत ही भयानक साजिश चल रही थी। सुलोचना को हर हाल में इस गरीब बहू को घर से बाहर निकालना था और अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करवानी थी। और इसके लिए सुलोचना एक ऐसे मौके की तलाश में थी जब विहान घर पर न हो। वक्त और किस्मत जब करवट लेते हैं तो महलों के राजाओं को भी सड़क पर ला देते हैं। कशिश, जो असल में अरबों की वारिस कियारा रायचंद थी, विहान के प्यार की खातिर हर जुल्म सह रही थी। उसे लगता था कि शायद उसकी सेवा और समर्पण एक दिन उसकी सास सुलोचना देवी और ननद रोशनी का दिल पिघला देंगे। लेकिन लालच की आग कभी थोड़े से पानी से नहीं बुझती। दौलत की भूखी सुलोचना देवी की आंखों में कशिश हमेशा एक कचरा बीनने वाली ही रही। और फिर वो दिन आ गया जब इस घर में कशिश के सब्र का और उसके आंसुओं का सबसे बड़ा इम्तिहान हो। विहान अपनी कंपनी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में पूरे 3 महीने के लिए लंदन जा रहा था। वो अपना सूटकेस पैक कर रहा था और कशिश उदास मन से उसके कपड़े तय कर रही थी। कशिश, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम्हें इस घर में अकेलापन महसूस होगा, पर बस 3 महीने की बात है।
मैं वहां से लौटकर अपना खुद का कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगा, फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे कोई रानी ना बनना विहान जी, मैं तो बस आपकी परछाई बनकर रहना चाहती हूँ। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। तभी सुलोचना देवी दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। अरे विहान बेटा, टैक्सी आ गई है, देर हो जाएगी। और तू इस कशिश की चिंता मत कर, मैं और रोशनी इसका बिल्कुल सगी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। आखिर अब ये हमारे घर की बहू है। विहान अपनी मां की इस मीठी बात पर यकीन कर लेता है। वो कशिश को आखिरी बार गले लगाता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन विहान की टैक्सी के आंखों से ओझल होते ही सुलोचना देवी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उनके चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ जाती है। शिकार तो अब हमारे जाल में है रोशनी। विहान 3 महीने तक नहीं आएगा। आज ही इस कचरा बीनने वाली को इस घर से ऐसा धक्के मारकर निकालूंगी कि ये दोबारा इस मोहल्ले में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या सुलोचना देवी कशिश को घर से निकाल था? कशिश किचन में बर्तन धो रही थी। तभी अचानक सुलोचना देवी की जोर जोर से चिल्लाने और छाती पीटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। हाय रे, मेरा घर लुट गया। हाय भगवान, मैं तो कहीं की नहीं रही। रोशनी, ओ रोशनी, जल्दी आ। कशिश घबराकर अपने गीले हाथ पोंछते हुए बाहर दौड़ती है। रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आती है। कैलाश नाथ भी अखबार छोड़कर दौड़े आते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? चुड़ैल, तूने ही किया है ये सब। मेरा पुश्तैनी सोने का हार और अलमारी में रखे 1 लाख रुपए गायब हैं। अरे सुलोचना, तुम क्या कह रही हो? पैसे और हार ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे? घर में तो कोई बाहर का आया भी नहीं। डैड, बाहर का कोई नहीं आया, पर हमारे घर के अंदर ही तो एक सड़क छाप चोरनी बैठी है। मॉम, मुझे तो पहले दिन से ही इस पर शक था। जो सड़क पर कचरा बीन सकती है वो चोरी भी कर सकती है। कशिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं माँ जी, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी अलमारी की चाबी कहाँ है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अभी सच सामने आ जाएगा। रोशनी, जाकर इस भिखारन का झोला चेक कर। रोशनी दौड़कर कशिश के कमरे में जाती है और कशिश का पुराना सूती झोला लेकर बाहर आती है। रोशनी उस झोले को फर्श पर पलट देती है। झोले में से कशिश के 2 पुराने कपड़ों के साथ साथ सुलोचना देवी का सोने का हार और नोटों की गड्डियां नीचे गिर पड़ती हैं। देख लिया सबने, इस गंवार की असली औकात। मेरे ही बेटे को फंसाया और मेरे ही घर में डाका डाला। कशिश बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ती है। माँ जी, विश्वास कीजिए, ई मेरा झोला है, पर ई हार और पैसे मैंने नहीं रखे। दीदी, आपने ही ई झोला मेरे कमरे से लाया है। ये सब आपका ही फंसाया हुआ जाल है। तभी सुलोचना देवी ने कशिश के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कशिश के होंठ से खून छलक आया। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती है, नीच औरत। विहान अंधा हो गया था जो तुझे इस घर में ले आया, पर मैं अंधी नहीं हूँ। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। कैलाश नाथ ने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की। सुलोचना, शांत हो जाओ, विहान को आने दो, वो खुद फैसला करेगा। बहू बेटियों को ऐसे घर से नहीं निकालते। आप बीच में मत बोलिए, ये कोई बहू नहीं है, ये कचरा है जो गलती से मेरे घर में आ गया था। आज इस कचरे को मैं बाहर फेंक कर ही दम लूंगी। सुलोचना देवी ने कशिश के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गई। कशिश चीखती रही, रोती रही, लेकिन उस पत्थर दिल औरत को कोई रहम नहीं आया। सुलोचना देवी ने कशिश को जोर से धक्का दिया और कशिश घर की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बाहर सड़क पर गिर पड़ी। दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना, वरना पुलिस को बुलाकर जेल में सड़ा दूंगी भिखारन। इतना कहकर सुलोचना देवी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। कशिश सड़क पर पड़ी थी। उसके होंठ से खून बह रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सन गए थे। वो विहान को याद करके फूट फूट कर रो रही थी। उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में सादगी और सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। यहां लोग सिर्फ पैसों की इज्जत करते हैं। कशिश ने जमीन से उठकर अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक भयंकर आग थी। बहुत सह लिया कशिश। विहान के प्यार के लिए मैंने अपना वजूद मिटा दिया था, पर इन लोगों ने मुझे मेरी गरीबी का ताना मारकर घर से निकाला है ना। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि असली औकात क्या होती है। कशिश आज इसी बारिश में मर गई, अब वापस आएगी क्यारा रायचंद। तभी वहां एक चमचमाती हुई लंबी ब्लैक लिमुजीन कार आकर रुकती है। कार में से सूट पहने हुए 4 बॉडीगार्ड छाता लेकर बाहर आते हैं। पीछे से एक सूटेड बूटेड आदमी निकलता है जो कियारा के पिता
राजवर्धन रायचंद का सेक्रेटरी था। कियारा मैम, आपने हमें याद किया? कियारा, जो पहले कशिश नाम से जी रही थी, उसका असली नाम कियारा रायचंद था। मुझे मेरे घर ले चलो प्रताप, ये नाटक अब खत्म हो चुका है। कियारा उस शानदार कार में बैठती है और कार धूल उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। 3 महीने बीत चुके थे। विहान अपना प्रोजेक्ट पूरा करके लंदन से वापस आ गया था। घर में कदम रखते ही उसने कशिश को ढूंढा। कशिश, कशिश कहाँ हो तुम? मैं आ गया। इतने दिनों से तुमने ना मेरा कॉल पिक किया और ना ही एक बार कॉल किया। कहाँ हो तुम? सुलोचना देवी तुरंत अपने आंसुओं का नाटक शुरू कर देती हैं। मेरे बच्चे, तूने किस नागिन को इस घर में जगह दे दी थी? वो चुड़ैल तो तुझे लूट कर भाग गई। क्या माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कशिश कहाँ है? भैया, मॉम सच कह रही हैं। आपके जाने के कुछ दिन बाद ही वो अपना सारा सामान, मॉम के गहने और 2 लाख कैश लेकर अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई। हमने पुलिस में इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि हमारी बदनामी होती। विहान को जैसे सदमा लग गया। जिस लड़की पर उसने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था, उसके बारे में ऐसा सुनकर वो अंदर तक टूट गया। सुलोचना देवी ने उसे इतने पक्के सबूत दिखाए कि विहान को यकीन करना पड़ा। विहान डिप्रेशन में चला गया था और पूरी तरह अपनी मां के कंट्रोल में आ गया था। सुलोचना देवी ने मौके का फायदा उठाया। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा फिर से किसी गरीब के चंगुल में फंसे, इसलिए उन्होंने आनन फानन में विहान की शादी अपने ही शहर के एक घमंडी और रईस बिल्डर की बेटी नताशा से तय कर दी। विहान उस वक्त मानसिक रूप से इतना कमजोर था कि उसने बिना कोई सवाल किए मां के दबाव में शादी के लिए हां कर दी। बहुत धूमधाम से शादी हुई। सुलोचना देवी का घमंड 7वें आसमान पर था। उन्हें अपनी मनचाही अमीर और हाई क्लास बहू मिल गई थी, जो लाखों का दहेज और डिजाइनर गहने पहनकर घर आई थी। सुलोचना देवी ने मोहल्ले भर की औरतों को बुलाकर खूब शान दिखाई। देखा, इसे कहते हैं खानदानी और रईस बहू। मेरे घर में अब सोने की चिड़िया आई है। अगली सुबह सुलोचना देवी सुबह सुबह खुशी खुशी चाय का कप लेकर नताशा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी नई अमीर बहू को इम्प्रेस करना चाहती थी। तभी नताशा अपने कमरे से बाहर आती है। उसने एक बहुत ही महंगा वेस्टर्न ऑनआउटफिट पहना हुआ था और कानों में एयरपॉड्स लगाए हुए थी। हाउ नताशा बहू, रात को नींद तो अच्छी आई ना? लो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। नताशा ने चाय के कप की तरफ एक हिकारत भरी नजर डाली। इव, ये क्या बदबूदार चीज है? आपको पता नहीं है कि मैं सुबह सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ, और वो भी आलमंड मिल्क के साथ। ये सस्ती चीनी और चाय पत्ती वाला कचरा मेरे सामने मत लाया कीजिए। सुलोचना देवी की मुस्कान गायब हो गई। तभी रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है। हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। वो मैंने सोचा आज हम लोग शॉपिंग पर चलें। नताशा ने रोशनी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा देख लिया हो। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगी? स्वीट हार्ट, जहां मैं शॉपिंग करती हूँ ना, वहां तुम्हारे इस पूरे घर की कीमत के बराबर सिर्फ मेरे एक डिजाइनर बैग की कीमत होती है। मेरे साथ घूमना है तो अपना मिडिल क्लास एटीट्यूड चेंज करो। ओ प्लीज। रोशनी का मुंह खुले का खुला रह गया। जो रोशनी कशिश को दिन रात ताने मारती थी, आज उसे अपने ही घर में बेइज्जत होना पड़ रहा था। नताशा बहू, रोशनी तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। तुम ऐसे मुझे भाषण मत दीजिए। मेरे डैड ने आपको लाखों रुपए और ये घर का रेनोवेशन सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मैं यहाँ ऐश कर सकूं। सुनिए सुलोचना जी। नताशा ने अपनी सास को उनके नाम से पुकारा। सुलोचना देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज से इस घर के रूल्स मैं तय करूंगी। आपके घर का नौकर बहुत गंदा खाना बनाता है, मैंने उसे निकाल दिया है। आज से घर का झाड़ू पोंछा और खाना ये महारानी बनाएगी। और सुलोचना जी, मेरे कपड़े डिजाइनर हैं, उन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथों से धोना पड़ेगा, जो आप करेंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं और मेरी बेटी, हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? तभी नताशा ने अपने महंगे हील्स वाले सैंडल उतारकर सीधा रोशनी की तरफ फेंके, जो दीवार पर जाकर लगे। हाँ, नौकर ही हो तुम लोग मेरी नजरों में। मिडिल क्लास भिखारी, मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो और मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। अभी की अभी डैड को कॉल करूंगी और वो सारा पैसा, सारी गाड़ियां वापस ले लेंगे। फिर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगना। चलो, मेरे जूते उठाकर रैक में रखो रोशनी। और सुलोचना जी, मेरे कमरे की बेडशीट अभी तक चेंज क्यों नहीं हुई? गो एंड डू इट। नताशा पैर पटकते हुए सोफे पर बैठ गई और अपने फोन में लग गई। सुलोचना देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोशनी भी रोने लगी। सुलोचना देवी को अचानक कशिश की याद आ गई। कशिश, जिसे वो सुबह 5 बजे उठाकर पूरे घर का काम करवाती थी, जिसे उन्होंने झूठा खाना दिया था, वो एक शब्द नहीं बोलती थी।
वो हर जुल्म सहकर भी उनके पैर दबाती थी। और आज उन्होंने जिस अमीर बहू की लालसा में कशिश को बेगुनाह होते हुए भी घर से निकाल दिया था, वो अमीर बहू आज उन्हें उनके ही घर में नौकरानी बना चुकी थी। सुलोचना देवी कांपते हाथों से नताशा की जूतियां उठाने लगी और रोशनी रोते हुए किचन में पोछा लगाने चली गई। दौलत का जो घमंड सुलोचना देवी के सिर पर चढ़कर बोलता था, आज नताशा ने उस घमंड को जूतों तले रौंद दिया था। कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया था। 6 महीने बीत चुके थे। सुलोचना देवी के चेहरे की झुर्रियां बढ़ गई थीं और आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। आज वो और रोशनी जमीन पर बैठकर नताशा के लिए ताजे फलों का जूस निकाल रही थी। तभी नताशा अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सोने के अक्षरों से लिखा हुआ इनविटेशन कार्ड था। डैड इज द बेस्ट। फाइनली मुझे शहर की सबसे बड़ी और सबसे रॉयल पार्टी का पास मिल ही गया। विहान, जो एक कोने में चुपचाप बैठा अपनी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था, उस फैमिली वैल्यूज बहुत पसंद है, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों। वहां जाकर अपने ये मिडिल क्लास गवारों वाले नाटक मत करना। चुपचाप एक कोने में खड़े रहना। अगर मेरी इज्जत पर कोई आंच आई तो कल से तुम दोनों को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बिठा दूंगी। रोशनी और सुलोचना ने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। विहान ने एक गहरी सांस ली। उसे इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों के सामने आज भी कशिश का वो मासूम चेहरा घूमता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कशिश उसे धोखा कैसे दे सकती है। रायचंद मेंशन, रात 8 बजे। पार्टी का नजारा ऐसा था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। महल जैसा घर, इटालियन शैंडिलियर, हर तरफ सोने और क्रिस्टल की सजावट, और शहर के सबसे रईस लोग। नताशा अपनी डिजाइनर ड्रेस में बहुत इतरा रही थी। उसने विहान का हाथ पकड़ा हुआ था। विहान एकदम खामोश और उदास था। सुलोचना देवी और रोशनी डरे सहमे हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें वहां का हर इंसान अपने से बहुत ऊंचा और अमीर लग रहा था। हे भगवान रोशनी, इतना पैसा, इतनी दौलत, ऐसे घर के लोग तो साक्षात भगवान होते होंगे। काश काश विहान की शादी किसी ऐसी ही अरबपति लड़की से होती तो आज हम भी रानी बनकर जीते। तभी हॉल में एक भारी और रोबदार आवाज गूंजती है। स्टेज पर राजवर्धन रायचंद माइक लेकर खड़े थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका इस शानदार शाम में स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं अपने इस पूरे साम्राज्य रायचंद ग्रुप की बागडोर अपनी इकलौती बेटी के हाथों में सौंपने जा रहा हूं। मेरी बेटी, जो मेरी जान है, मेरी वारिस है। प्लीज वेलकम द न्यू सीईओ ऑफ रायचंद एम्पायर, मिस कियारा रायचंद। राजवर्धन रायचंद ने खुशी से कहा। पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई। सिर्फ एक फोकस लाइट सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है। म्यूजिक बजता है और सीढ़ियों से नीचे उतरती है कियारा रायचंद। कियारा ने एक बेहद खूबसूरत और कीमती गाउन पहना हुआ था। उसके गले में करोड़ों का डायमंड नेकलेस चमक रहा था और उसके चेहरे पर एक गजब का शाही कॉन्फिडेंस और एक कातिलाना मुस्कान थी। जैसे ही कियारा रोशनी में आई, सुलोचना देवी के हाथ से जूस का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रोशनी का मुंह ऐसा खुल गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कशिश? मॉम, मॉम, ये तो वही भिखारन है ना, वही कचरा बीनने वाली कशिश। पर ये यहाँ कैसे? और ये करोड़पति रायचंद की बेटी। वाओ डैड। सुलोचना देवी को तो जैसे लकवा मार गया था। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। जिस लड़की को उन्होंने सड़क का कचरा समझकर घर से धक्के मारकर निकाला था, जिसे उन्होंने सूखी रोटियां खाने को दी थीं, वो इस देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की इकलौती मालकिन निकली। नताशा, जिसे इस बात का कुछ पता नहीं था, वो एक्साइटेड होकर आगे बढ़ने लगी। कियारा मैम कितनी गॉर्जियस लग रही हैं। मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। कियारा स्टेज से नीचे उतरकर मेहमानों से मिल रही थी। बड़े बड़े मिनिस्टर और बिजनेस टाइकून उसके सामने सिर झुकाकर बात कर रहे थे। नताशा भीड़ को चीरते हुए कियारा के बिल्कुल सामने जा पहुंची। उसके पीछे विहान, सुलोचना देवी और रोशनी भी घिसटते हुए आ गए। हाय कियारा मैम, आई एम नताशा। मेरे डैड की कंपनी आपकी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में है। यू आर लुकिंग स्टनिंग। कियारा ने नताशा की तरफ देखा और फिर उसकी नजर नताशा के पीछे खड़े विहान, सुलोचना देवी और रोशनी पर पड़ी। कियारा के चेहरे की मुस्कान अचानक एक तीखी और कड़क मुस्कान में बदल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बदले की चमक। हेलो मिसेस सुलोचना देवी, कैसी हैं आप? नताशा हैरान रह गई कि इतनी बड़ी अरबपति उसकी सास को कैसे जानती है। सुलोचना देवी के तो पसीने छूट रहे थे। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। क्या हुआ सुलोचना जी?
आज आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। आपने मुझे पहचाना या नहीं? या मैं अपना पुराना वाला सूती साड़ी और झोला लेकर आऊं, तब पहचानेंगी। पार्टी में आसपास खड़े लोग इस ड्रामे को देखने लगे। मैम, आप मेरी सास को कैसे जानती हैं? कैसे जानती हूं? नताशा डियर, जिस आदमी से तुमने शादी की है ना, मैं उसकी पहली पत्नी रह चुकी हूं। नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। और तुम्हारी इस हाई क्लास सास ने मुझे कचरा बीनने वाली समझकर मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाला था। विहान, जो अब तक बुत बनकर खड़ा था, वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ आगे आया। कशिश, तुम ये सब क्या है? तुम तो मुझे धोखा देकर माँ के गहने और पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई थी ना? ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर भयंकर गुस्सा आ गया। उसकी आंखों से जैसे शोले बरसने लगे। शट अप विहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? धोखा मैंने नहीं, तुम्हारी इस लालची और मक्कार माँ ने दिया था। कियारा ने अपना वाइन का ग्लास पास खड़े एक वेटर को पकड़ाया और विहान के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? तो सुनो विहान, तुम्हारे जाते ही तुम्हारी इस महान माँ और बहन ने मेरे कमरे में छुपकर अपना ही सोने का हार और 1 लाख रुपये रख दिए थे। मुझे चोर साबित किया, मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा गया, मुझे भिखारन कहा गया। विहान झटके से अपनी माँ की तरफ घूमा। माँ, ये क्या कह रही है कशिश? क्या ये सच है? सुलोचना देवी और रोशनी का सिर शर्म और डर से झुक गया। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। और सुनो विहान, तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस घर में सूखी और जली हुई रोटियां खाने को दी जाती थी। मुझे झाड़ू पोंछा करने वाली नौकरानी बना दिया गया था। और फिर उस तूफानी बारिश की शाम को तुम्हारी माँ ने मुझे धक्के मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। कचरा है तू, निकल जा मेरे घर से, यही कहा था ना सुलोचना जी आपने? कियारा ने सुलोचना देवी की तरफ उंगली उठाई। मैंने वो सब कुछ सहा विहान, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके पास अपना प्राइवेट जेट है, पर मैं तुम्हारे साथ बस में धक्के खाने को तैयार थी। लेकिन तुम एक ऐसे कमजोर आदमी निकले जिसने अपनी आंखों से सच देखने की कोशिश तक नहीं की। तुमने अपनी माँ के झूठे आंसुओं पर यकीन कर लिया और मुझे भगोड़ी मान लिया। मुझे तुम पर दया आती है विहान। विहान फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, अपना सच्चा प्यार खत्म कर दिया था। विहान घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो कशिश, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। माँ ने मुझे झूठे सबूत दिखाए थे। मैं टूट गया था। सुलोचना देवी को अब समझ आ गया था कि उनका पूरा भविष्य, नताशा के पिता का बिजनेस और उनका सब कुछ अब कशिश के हाथ में है। सुलोचना देवी भी दौड़कर कियारा के पैरों में गिर पड़ी। सुलोचना देवी जमीन पर बैठकर कियारा के पैर पकड़कर रोने लगी। रोशनी भी रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी करोड़पति है। तू तो मेरी देवी है बहू। प्लीज हमारे घर वापस लौटा। मैं तुझे सिर आंखों पर बिठाकर रखूंगी। मैम, प्लीज मेरे डैड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा। मैं इन दोनों सुलोचना और रोशनी को घर से निकाल दूंगी। ये लोग सच में बहुत घटिया हैं। कियारा ने एक बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली मुस्कान के साथ सुलोचना देवी को अपने पैरों से दूर किया। वापस लौट आऊं? आप अभी भी कुछ नहीं समझी सुलोचना जी। कियारा ने झुककर सुलोचना देवी की आंखों में देखा। आप अब भी मुझसे माफी नहीं मांग रही हैं। आप मेरे इस डायमंड नेकलेस और मेरी इन अरबों की प्रॉपर्टी से माफी मांग रही हैं। आप आज भी उस कचरा बीनने वाली कशिश को माफ नहीं कर रही हैं। आप कियारा रायचंद के आगे नाक रगड़ रही हैं। अगर आज भी मैं वो फटी हुई सूती साड़ी पहनकर आपके दरवाजे पर आऊं, तो आप मुझे देखते ही गालियां देकर भगा देंगी। आपको इंसान की कोई कद्र नहीं है सुलोचना जी। आपको सिर्फ रुपये की कद्र है। और मैं ऐसे नीच और लालची लोगों पर थूकना भी पसंद नहीं करती। और रोशनी, तुम मुझे सड़क का कचरा कहती थी ना, आज अपने हालत देखो। इस नताशा के आगे तुम किसी कचरे से कम नहीं हो। ये है तुम्हारा कर्म। विहान जो जमीन पर बैठा रो रहा था, कियारा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। कियारा की आंखों में हल्का सा दर्द जरूर था, पर अब कोई प्यार नहीं था। विहान, तुम्हारा प्यार सच्चा था, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास बहुत कच्चा था। जो आदमी अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अपनी माँ की गलतियों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, वो आदमी पति कहलाने के लायक नहीं है। तुम नताशा और अपनी इस अमीर जिंदगी के साथ खुश रहो।
कशिश तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे अपने दिल से निकाल दिया था। गुड बाय मिस्टर विहान। कियारा पलटी और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बहुत ही शान से सीढ़ियां चढ़कर वापस ऊपर वीआईपी लाउंज में चली गई। पार्टी में मौजूद सब लोग सुलोचना देवी और उनके परिवार को घृणा की नजरों से देख रहे थे। नताशा गुस्से से आग बबूला थी। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने मेरी डैड की कंपनी की सबसे बड़ी बॉस के साथ ये नीच हरकत की। तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मैं एक पल नहीं रहूंगी। डैड अभी के अभी इस विहान से मेरा डिवोर्स फाइल करेंगे। और हाँ, जो घर मेरे डैड के पैसों से रेनोवेट हुआ है उसे मैं कल ही बिकवा दूंगी। सड़क पर आ जाओगे तुम सब। नताशा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विहान ने एक भयानक गुस्से के साथ अपनी मां सुलोचना देवी की तरफ देखा। देख लिया माँ, मिल गई आपको अपनी दौलत। आपने अपने झूठे घमंड और लालच के चक्कर में मेरे हाथ से साक्षात लक्ष्मी को छीन लिया। आपने मेरा घर नहीं बसाया माँ, आपने मेरा घर और मेरी जिंदगी जलाकर राख कर दी। आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। विहान रोता हुआ पार्टी से बाहर भाग गया। सुलोचना देवी और रोशनी उस शानदार और चमचमाते हुए फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। जिस कचरे को उन्होंने धक्के मारकर निकाला था वो असल में एक हीरा था, और जिस हीरे को वो घर में लाए थे वो एक जहरीला कांच निकला जिसने उनकी जिंदगी को लहूलुहान कर दिया था। आज सुलोचना देवी के पास न वो अमीर बहू थी, न उनका अपना बेटा था, और न ही वो स्टेटस जिसका उन्हें घमंड था। आज वो उस फर्श पर एक कचरे की तरह पड़ी हुई थी जिसे उठाने वाला कोई नहीं था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।